चैप्टर 11 पार्ट 1 मैनी थ्योरीज, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, क्लार्क हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, बंडूरा's social learning theory. First is Maslow's hierarchy of need. This theory was given by Abraham Maslow in 1943. 1943 में ये थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दी थी. He gave 5 motivational factors. मैस्लो ने 5 motivational factor दिए, 5 motivational stage दी, विच मोटिवेट अवर बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर को क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं. दीज 5 मोटिवेशनल फैक्टर्स आर द फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को दुनिया में रहने के लिए, लिव करने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो फूड की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, स्लीप की ज़रूरत है, वार्मथ की ज़रूरत है, जो उसकी बेसिक इम्यूनिटीज़ हैं, दैट आर द फिजियोलॉजिकल नीड्स. जब किसी ऑर्गेनिज्म को इन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो मोटिवेट होगा, तो वो कुछ ना कुछ करेगा अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए. जैसे ही उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं, उसके बाद वो कौन सी नीड्स को फॉलो करेगा, सेफ्टी नीड्स को. सेफ्टी नीड्स दैट आर द सिक्योरिटी सेफ्टी. जब ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल को बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी, खाना पीना, सोना रहना मिल जाएगा, तो वो चाहेगा कि उसको सेफ्टी मिले, रहने के लिए घर मिले, उसको सिक्योरिटी मिले. जो सेफ्टी है, घर है, रेजिडेंस है, वो आता है सेफ्टी नीड्स में, तो वो उसके लिए मोटिवेट होगा. जब किसी इंडिविजुअल की सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो वो किसको फॉलो करेगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स को. लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स में आ जाता है कि वो फ्रेंड्स बनाना चाहेगा, कम्युनिटी के साथ, अपने नेबरहुड के साथ इंटरेक्ट करेगा, शादी करेगा. इंडिविजुअल चाहेगा कि उसको बेसिक नीड्स मिल गई हैं, उसको घर मिल गया है, तो अब वो अपनी फैमिली बनाना चाहेगा, तो वो लव और बिलोंगिंग नीड्स को फॉलो करेगा. शादी करेगा, फैमिली बनाएगा, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन बनाएगा, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करेगा. जब उसकी लव और बिलोंगिंग नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो इंडिविजुअल किसको फॉलो करता है, एस्टीम नीड्स को. एस्टीम नीड्स मीन्स इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी. एस्टीम नीड्स 2 तरह की होती हैं, इंटरनल नीड्स एंड एक्सटर्नल नीड्स. इंटरनल नीड्स में आ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब कोई इंडिविजुअल चाहेगा कि वो दूसरों से सुपीरियर समझे अपने आप को, मीन्स वो अच्छी कार ले, सोसाइटी में अच्छे से सेटल हो, उसकी अपनी अलग से एक पर्सनालिटी हो, वो सबसे आगे निकले, उसको हर चीज़ मिले जो कि सबसे बेस्ट हो, मीन्स उसमें अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो. दीज आर द इंटरनल नीड्स. एक्सटर्नल नीड्स में आएगा जब आसपास के लोगों से कोई इंडिविजुअल रिस्पेक्ट पाना चाहता है, कि वो अपने बिहेवियर को, अपनी पर्सनालिटी को इस तरह डेवलप करे कि लोग उसको रिस्पेक्ट दें, एक अच्छा बिहेवियर डेवलप हो उसका. These are the esteem needs. सोशल स्टेटस, मतलब उसने अपने आप को कम्प्लीटली सोसाइटी में सेटअप कर लिया है, सोसाइटी में उसको एक रिस्पेक्ट मिली है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना, दैट आर द एस्टीम नीड्स. और वो उसका अच्छे से इंडिविजुअल करियर सेटअप हो गया है, दैट आर द एस्टीम नीड्स. जब उसको लव बिलोंगिंगनेस मिल जाएगी तो एस्टीम नीड्स को फॉलो करेगा. एस्टीम नीड्स में उसको कम्प्लीटली अपना करियर सेटअप हो जाएगा, इंडिपेंडेंट बन जाएगा इंडिविजुअल. जब उसका करियर भी इंडिपेंडेंटली बन गया है, वो सेट हो गया है अपनी लाइफ में, तो वो कौन सी नीड्स को फॉलो करेगा इंडिविजुअल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है जब ऐसी स्टेज, जब कोई अपने पैशन को आइडेंटिफाई करके फॉलो करने लगता है. इस स्टेज पे वो अपना गोल अचीव कर लेता है. कई ऑर्गेनिज्म समझते हैं कि एस्टीम नीड्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, वी आर सेटिस्फाई, लेकिन दिस इज नॉट सेटिस्फेक्शन. सबसे जो टॉप का लेवल है
दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स जब ऑर्गेनिज्म को समझ आ जाए, जब इंडिविजुअल को समझ आ जाए कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा दुनिया में आने का क्या पर्पस है, जब उसको इंटरनली तृप्ति मिल जाए, अंदर से एक तृप्ति मिल जाए, सेटिस्फेक्शन मिल जाए, दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब किसी इंडिविजुअल की एस्टीम नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फॉलो करेगा। वो चाहेगा कि उसको एक ऐसी स्टेज मिले जिसपे वो अपना गोल अचीव कर ले, वो अपने पैशन को आइडेंटिफाई करके फॉलो करने लगता है। दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस लाइक फ्रीडम फाइटर्स। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको सिर्फ क्या चाहिए था, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, देश को आज़ाद करवाया, उनको सिर्फ बेसिक नीड्स चाहिए थी, उनको और किसी चीज़ों से अटैचमेंट थी नहीं थे। उनको कंप्लीटली सीधे ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिल गई। उन्होंने अपने देश के लिए जो कुर्बानी दी उसी से उनको इंटरनली जो है सेटिस्फेक्शन मिली। दैट इज द एक्सेप्शनल केसेस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दे आर एट द टॉप लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे थे, सीधे ही उनको फिजियोलॉजिकल नीड से कौन से लेवल पे वो पहुंच के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया था। दीज आर द 5 फैक्टर दैट वाज गिवन बाय द मैस्लोस। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, अगर हमारी कोई नीड होती है तभी हम मोटिवेट होती हैं। अगर किसी इंडिविजुअल की कोई फिजियोलॉजिकल नीड थी तभी वो मोटिवेट होगा और तभी वो उनको फॉलो करने की कोशिश करेगा। फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होगी तो वो सेफ्टी नीड्स को फॉलो करेगा, सेफ्टी नीड्स को पूरी करना चाहेगा। सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो इंडिविजुअल लव और बिलोंगिंग नीड्स को फॉलो करेगा। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो इंडिविजुअल एस्टीम नीड्स को पाना चाहेगा, एस्टीम नीड्स को फॉलो करेगा। जब एस्टीम नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को फॉलो करेगा। दैट इज द टॉप स्टेज ऑफ द मोटिवेशनल फैक्टर। दिस इज ऑल अबाउट द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इफ यू लाइक माई चैनल, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Next is Clark-Hull's drive reduction theory. Clark-Hull drive reduction theory, that was given by the Clark-Hull. Drive means टेंशन का रिड्यूस होना, दैट इज गिवन बाय द क्लार्क-हल. ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? दिस थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर, लर्निंग, मोटिवेशन. जहां पर भी लर्निंग, बिहेवियर और मोटिवेशन की बात होती है वहां पे क्लार्क-हल का नाम आता ही आता है. A physiological needs create an eros tension state that motivate the organism to satisfy the need. अगर हमें कोई नीड होगी तभी ऑर्गेनिज्म जो है मोटिवेट होता है, तभी वो अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करता है, तभी एक्टिविटी करता है. एक्टिविटी करने से ही उसकी जो नीड है वो कंप्लीट होती है. This theory is based on the concept of the homeostasis. ये थ्योरी हमें होम्योस्टेसिस के बारे में बताती है. होम्योस्टेसिस क्या है? दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट. अकॉर्डिंग टू बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू, बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम और होम्योस्टेसिस स्टेट क्या है? जैसे हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है. आवर बॉडी इज मेंटेन होमोस्टैटिक कंडीशन, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. आवर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ओनली 37 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू वेदर. कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस. अगर हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, मीन्स हमारी बॉडी क्या है? एक होमोस्टेसिस कंडीशन में, एक बैलेंस्ड कंडीशन में है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट कंडीशन में है. जैसे कि समर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस. हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है समर में? थ्रू द स्वेटिंग. सिमिलरली हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर को मेंटेन करती है सर्दियों में थ्रू द शिवरिंग.
शिवरिंग और स्वेटिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। वेदर चेंज होता रहता है लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अकॉर्डिंग टू बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो डेफिनेशन थी होमोस्टैसिस की, ये बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि हमारी बॉडी जो है बैलेंस स्टेट में रहती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है। यहाँ पर हम साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होमोस्टैसिस की क्या डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू मेंटल स्टेट या इमोशनल स्टेट। क्या है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इमोशनल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, वो क्या रहती है, बैलेंस्ड रहती है। कोई इमोशन टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तभी पर्सन अपने आप को क्या फील करता है, रिलैक्स करता है। एक होमोस्टैटिक कंडीशन वो होती है जब पर्सन इंडिविजुअल जो है इमोशनली और मेंटली फ्री हो, जब उसकी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है। तो पर्सन कौन सी कंडीशन में होता है, होमोस्टैटिक कंडीशन में होता है। सो होमोस्टैसिस कंडीशन इज दैट कंडीशन इन विच ह्यूमन इज टेंशन फ्री, जहां पर कोई टेंशन नहीं होगी, मेंटली इमोशनली वो रिलैक्स फील करेगा। ही ऑल्सो गेव अ मोटिवेशनल साइकिल। क्लार्क हल ने एक मोटिवेशनल साइकिल दिया कि अगर किसी इंडिविजुअल कोई नीड है, कोई ज़रूरत है, तो उसको क्या होगी, ड्राइव होगी। ड्राइव मीन्स उसको टेंशन होगी। अगर टेंशन होगी तो वो कोई ना कोई काम करेगा, एक्टिविटी करेगा। एक्टिविटी करेगा तो उसको क्या अचीव होगा, गोल। गोल मीन्स जो उसको चाहिए था वो मिल जाएगा। जब उसको गोल अचीव हो गया, वो चीज़ मिल गई जो उसको चाहिए थी, वो क्या हो जाएगी, उसकी ड्राइव रिडक्शन हो जाएगी। ड्राइव रिडक्शन मीन्स उसकी टेंशन कम हो जाएगी और उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। अगर इंडिविजुअल जो है टेंशन फ्री हो गया, रिलैक्स हो गया, उसकी ड्राइव रिड्यूस्ड हो गई है, तो इंडिविजुअल को क्या मिल जाएगी, सेटिस्फेक्शन। वी विल डिस्कस विद एग्जाम्पल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की नीड फूड है या वाटर है, अगर किसी को चाहिए कि मुझे खाना मिले, पानी मिले, तो उसकी ड्राइव, उसकी टेंशन क्या होगी, उसकी भूख, उसकी थ्रस्ट की, उसको प्यास को बुझाना है, उसको भूख को कम करना है। तो वो कैसे होगी, अगर वो क्या करेगा, खाएगा या पिएगा। ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर, तो उसकी टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसका गोल अचीव हो जाएगा। और उसने क्या की, एक्टिविटी की, उसने खाया पिया और उसकी ड्राइव क्या हो गई, रिड्यूस्ड। रिडक्शन ऑफ ड्राइव कॉज द सेटिस्फेक्शन। अगर ऑर्गेनिज्म की, इंडिविजुअल की जो टेंशन है वो कम होगी तो इंडिविजुअल क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, मोटिवेट होगा। सेटिस्फाई होगा तो इंडिविजुअल मोटिवेट भी होगा। मोटिवेट होगा तो वो और दोबारा वही काम करना चाहेगा, उसकी लर्निंग इंक्रीज होगी। वी कैन ऑल्सो डिस्कस्ड विद वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल की नीड एजुकेशन हो, अगर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसको एजुकेशन मिले, तो उसकी ड्राइव क्या होगी, उसकी टेंशन क्या होगी कि उसको लर्न करना है, लर्निंग करनी है। लर्निंग करेगा तभी क्या होगा, उसकी ड्राइव रिड्यूस्ड होगी। लर्निंग करेगा, एक्टिविटी करेगा तो उसको ज़्यादा एजुकेशन मिलेगी। लर्न करने से ही उसकी क्या होगी, टेंशन रिड्यूस्ड होगी। अगर उसकी टेंशन रिड्यूस्ड हो जाएगी तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस काम को करना चाहेगा, उसकी लर्निंग इंक्रीज होगी। दिस इज ऑल अबाउट द क्लार्क हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। नेक्स्ट इज बंडूरास सोशल लर्निंग थ्योरी। बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी बोला जाता है, वाइसेरियस लर्निंग थ्योरी भी बोला जाता है और मॉडलिंग थ्योरी भी बोला जाता है। इसका एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है। बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, वाइसेरियस लर्निंग थ्योरी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है।
According to Bandura, a child learn by imitation and observation. बंडूरा ने कहा था कि जो बच्चा है वो कॉपी करके सीखता है, इमिटिएट करके सीखता है और ऑब्जर्वेशन से सीखता है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके सीखता है. और उन्होंने नर्चर पर एम्फेसिस किया. नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट, कि बच्चा जब अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तो वो लर्न करता है. लर्निंग उसकी कैसे होगी? इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके, ऑब्जर्व करके, कॉपी करके. और उन्होंने एक टर्म और दी, सेल्फ एफिकेसी, विच मीन्स कि खुद में बिलीव करना. जो बच्चा अपने आप में बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है कि ही कैन डू हिमसेल्फ, दैट इज द सेल्फ एफिकेसी. बंडूरा ने 4 स्टेप्स दिए लर्निंग के, दैट इज द अटेंशन, retention, production and motivation. Attention, retention, production and motivation. Attention means जब child attentively किसी चीज को देखता है, observe करता है और उसको लर्न करता है. सिंपल देखना नहीं कि किसी चीज को उसने ऑब्जर्व कर लिया, दैट्स इनफ. जब उसने ध्यान से देखा और अपने माइंड में उसको ग्रैप्स कर लिया, अडेप्ट कर लिया, दैट इज द अटेंशन. रिटेंशन मीन्स जब किसी चाइल्ड ने अटेंटिवली उसको देख लिया, अच्छे से किसी चीज को देख लिया और उसको अपने ब्रेन में ग्रास्प कर लिया, अडेप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अच्छे से रिटेन कर लिया ब्रेन में, वो चीज उसकी मेमोरी में सेव हो गई ब्रेन की, दैट इज द रिटेंशन. जब बच्चे ने अटेंशन भी कर ली, रिटेंशन भी कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बिहेवियर रिप्रोडक्शन. मीन्स बच्चा वो करने की कोशिश करेगा, उसको खुद प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा जो उसने लर्न कर लिया, देख के, रिटेन करके, अपने ब्रेन में स्टोर करके. और जब वो प्रोड्यूस करेगा तो उसके बाद वो क्या शो करेगा? मोटिवेशन. वो मोटिवेट होगा और उस चीज को वो दोबारा से दोबारा करना चाहेगा और उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा डांस सीखता है या सिंगिंग सीखता है, अगर वो अटेंटिवली डांस को देखता है या सिंगिंग को सीखता है तो वो अपने ब्रेन में क्या कर लेता है? उसको स्टोर कर लेता है, रिटेन कर लेता है और वो फिर खुद करने की कोशिश करेगा. जब वो खुद करने की कोशिश करेगा तो मोटिवेट होगा, उसको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने ये चीज़ सीख ली है, उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी. जब सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो चाइल्ड जो है अगेन एंड अगेन मोटिवेट होगा और उस चीज़ को दोबारा दोबारा करनी चाहेगा और उसकी लर्निंग इंक्रीज होगी. Bandura also give one more term, that is the reciprocal determinism. रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म टर्म भी किसने दी थी? बंडूरा ने. ये भी बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी का ही एक पार्ट है. He also give the term reciprocal determinism. रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में 3 फैक्टर आ जाते हैं, बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर एंड इन्वायरमेंट. ये जो तीनों टर्म्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट एंड बिहेवियर, ये तीनों मिलके इनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म. इन तीनों को मिलके हम बोलते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म. पर्सनल फैक्टर, environment and behavior, these 3 are interrelated and interdependent. ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. अगर किसी पर्सन को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, गुड इन्वायरमेंट मिलेगा तो उसका बिहेवियर की भी क्या होगा? गुड होगा. अगर किसी इंडिविजुअल को इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होगा, उसका एटीट्यूड जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो शो नहीं करेगा. If the environment is good, then child get the good environment and good behavior. These 3 factors are interdependent. This is all about Bandura's social learning theory. Thank you.